गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को आगे का ग्रामर का कोर्स करवाएंगे। कल हमने आप लोगों को लिखवाया था तृतीय व्यक्ति, उसके 6 नियम। आज लिखवाएंगे चतुर्थ व्यक्ति। सबसे पहले डालेंगे बीच में चतुर्थ व्यक्ति ब्लैक पेन से। चतुर्थ विभक्ति, फिर ब्रैकेट में डालेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, ठीक है। और इसमें लिखना शुरू करेंगे। सबसे डालेंगे साइड में सूत्र डालेंगे और इसमें लिखेंगे कर्मणा कर्मणा यमाभिप्रैति ससंप्रदानम्। ये इसका सूत्र है। सबसे पहले डालेंगे ऊपर चतुर्थी व्यक्ति ब्लैक पेन से। चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक, फिर साइड में डालेंगे यानी सूत्र, और सूत्र में लिखेंगे ब्लैक पेन से कर्मणा यमाभिप्रैति ससंप्रदानम्। फिर डालेंगे परिभाषा। परिभाषा इसमें लिखेंगे जिसको कोई वस्तु दी जाती है, जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक पाया जाता है। ठीक है। परिभाषा इसकी जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक होता है। इसका उदाहरण लिखेंगे आगे। उदाहरण है इसका, उदाहरण डालेंगे। उदाहरण, वह दरिद्रों को धन देता है। तो यहाँ पे वह सा
किसी को दी जाती है वहाँ चतुर्थ विभक्ति होती है, वहाँ चतुर्थ विभक्ति होती है, जहाँ पर कोई वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाती है वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है, वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, इसे हम पूरा ब्लैक से ही नोट करना है। फिर से देख लीजिए, नोट डालेंगे ब्लैक पेन से, फिर उसमें लिखेंगे जहाँ पर कोई वस्तु थोड़े समय के हमेशा के लिए किसी को दी जाती है वहाँ चतुर्थ विभक्ति होती है। जहाँ पर कोई वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाती है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। इसके बाद लिखेंगे इसमें उदाहरण लिखेंगे इसमें, मैं धोबी को कपड़े देता हूँ। मैं के लिए MM रजकस्य वस्त्रं ददामि। ठीक है, उदाहरण इसका, मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, रजकस्य ददामि। इसके बाद फिर हम डालेंगे द्वितीय नियम, चतुर्थ विभक्ति का द्वितीय नियम। अगला नियम डालेंगे, इसी के नीचे हेड डालेंगे द्वितीय नियम। सूत्र डालेंगे इसमें, चतुर्थी वाच्य। इसमें डालेंगे परिभाषा, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है या जिस वस्तु के निर्माण के लिए
की जाती है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, बीच में एक डालेंगे द्वितीय नियम, सूत्र लिखेंगे ब्लैक पेन से इसका। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, परिभाषा लिखेंगे जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है या जिस वस्तु के निर्माण के लिए कोई अन्य वस्तु प्रयोग की जाती है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण डालेंगे, उदाहरण लिखेंगे इसमें। उदाहरण यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी है। यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी है, इसमें लिखेंगे यूपाय दारु अस्ति। यूपाय दारु अस्ति। अगला लिखेंगे भक्त मुक्ति के लिए भजन करता है। इसमें लिखेंगे भक्ता मुक्तये हरि भजति। ठीक है, पहला उदाहरण डालेंगे यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी है तो यूपाय दारु अस्ति। इसके बाद अगला डालेंगे भक्त मुक्ति के लिए भजन करता है तो भक्ता मुक्तये भजति। इसके बाद तृतीय नियम डालेंगे, बीच में डालेंगे तृतीय नियम। ठीक है, सूत्र डालेंगे इसका। रुच्यार्थानां प्रियमाणं। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे इसके नीचे, परिभाषा डालेंगे। लिखेंगे इसमें जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है तथा रुचि के अर्थ में
आई डालेंगे। तृतीय नियम सूत्र लिखेंगे। रुच्यार्थानां प्रियमाणां परिभाषा है जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है या जिसके अच्छी लगती तथा रुचि के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति पाई जाती है। राम को पढ़ना अच्छा लगता है। रामाय पठनम रोचते। अब आप लोगों को अनुवाद समझा रहे हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था तृतीय व्यक्ति का पहला नियम, यानी कि जहाँ पे से का चिन्ह पाया जाता है। ठीक है, दोबारा से आज दोहरा देते हैं कि तृतीय व्यक्ति इसका चिन्ह होता है से। इसमें शब्द लगता है रामेण। रामेण कहाँ लगता है? जब हमारा एक वचन हो, जब हमारा शब्द रूप एक वचन में आए। ठीक है, और चिन्ह लगता है से। इसमें 6 नियम होते हैं। पहला नियम तो यही होता है कि जहाँ पे से का चिन्ह पाया जाए। दूसरा नियम होता है कि जहाँ पे कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल दिया जाए। तीसरा नियम है जहाँ पर साथ साथ किसी के साथ जाने का यानी एक साथ होने का अर्थ बताया जाता है। चौथा नियम है इसका कि इसका चौथा नियम है इसमें किसी से तुलना की जाए या किसी से सुंदरता के बारे में बताया जाए। पांचवा है जहाँ पर शरीर के विकार के बारे में बताया जाए। और छठवां है जहाँ पे हेतु को ज़्यादातर हम बोलते हैं स्वार्थ। ठीक है, वहाँ पे अगर हेतु के बारे में बताया जा रहा है वहाँ पे भी तृतीय व्यक्ति होती है। ठीक है, ये इसके 6 नियम थे। पहला नियम मैंने बताया था आपको कि इसमें से का चिन्ह पाया जाता है। शब्द रूप इसमें रामेण लगता है, वो भी एक वचन में। ठीक है, इसके 1-2 उदाहरण और देख लीजिए, फिर आगे बताएंगे आप लोगों को। जैसे कि कृपा शंकर वायुयान से इंग्लैंड जाता है। तो कृपा शंकर वायुयान से इंग्लैंड जाता है। तो यहाँ पे कृपा शंकर क्या है? नाम है। यहाँ पे कृपा शंकर के लिखेंगे कृपा संग्रह। कृपा संग्रह। देखो, किसी भी वाक्य को बनाने से सबसे पहले हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए। पहचान क्या है इसकी? से। चिन्ह लगा से हो गया तृतीय व्यक्ति में। अब हमारा क्या होता है? धातु रूप और शब्द रूप। धातु रूप हम अपने समय के अनुसार लगाएंगे। यदि हमारा वाक्य वर्तमान काल में है तो वहाँ पे धातु लगाएंगे पठती पठता। ठीक है, गच्छति गच्छता वर्तमान काल के लट लकार के लगाएंगे। यदि हमारा वाक्य है भूतकाल में तो वहाँ पे लेट लकार लंग लकार लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार। और शब्द रूप इसके बाद बचा शब्द रूप हमारा क्या होता है? ये हमारा शब्द रूप है। अब ये शब्द रूप कहीं भी नहीं लगा दिया जाता है। शब्द रूप वहाँ लगाया जाता है जिसके द्वारा कार्य को पूरा किया जाए, जिसकी सहायता से हमारा कार्य पूरा हो। तो यहाँ लिखा है कृपा शंकर वायुयान से इंग्लैंड जाता है। तो इंग्लैंड जाने का कार्य किससे पूरा हो रहा है? वायुयान से। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द रूप लगाएंगे वायुयान। वायुयान हमारा एक वचन है, इसमें लगाएंगे वायुयानेन। ठीक है, ग्रामीण हमने लिखा है। ग्रामीण में अगर हम ग्रामीण का वायुयान में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वायुयानेन। ठीक है, इंग्लैंड को बोलते हैं आंग्ल देशम। अंग्रेजी को बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं आंग्ल देशम। अब जाता है यानी वर्तमान काल में लगाया जाता है। और कृपा शंकर क्या हमारा एक वचन है। एक आदमी का नाम है कृपा शंकर, एक वचन है। और किस काल में? वर्तमान काल में। यहाँ पे आएगा गच्छति। ठीक है, बर्तन को, जैसे बर्तन को जल से भरो। अब यहाँ पे को और से दोनों आ गया। को किसका चिन्ह है? को द्वितीय व्यक्ति का है, कर्ता ने कर्म को। और यहाँ पे से भी है, से तृतीय व्यक्ति का है। वैसे हम किसमें बनाएंगे? तृतीय व्यक्ति में। वो इसलिए कि बर्तन को जल से भरो, यानी बर्तन को भरने का कार्य जल से पूरा हो रहा है। ठीक है, जल के बाद हमारा से आ रहा है। चिन्ह कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। और इसके द्वारा ही हमारा वाक्य भी पूरा हो रहा है और कार्य भी पूरा हो रहा है। ठीक है, बर्तन यहाँ पर से भी पूरा
बर्तन को हम लिखते हैं पात्र, बर्तन को लिखेंगे पात्र। जल, जल हमारा एक वचन में आएगा, जल में सब रूप लगाएंगे, रामेण यहाँ पे आएगा जलेन, जलेन। अब भरो, भरो की भरो हमारा आ रहा है भरो हमारा आ रहा है भूतकाल में, भरो क्या भरने के लिए पूरे, पूरे, ठीक है। पात्र जलेन पूरे, ये हो गया आपके तृतीय व्यक्ति का पहला नियम। इसके बाद दूसरा नियम है आपका, अगला नियम है कि जहां पर किसी के साथ जाने का अर्थ निकले, किसी के साथ साथ रहने का, जाने का अर्थ निकलता है, वहां पे दूसरा नियम होता है। ऐसा नहीं कि हमने कापी में जिस सीरियल से आपको नियम से लिखवाए उसी सीरियल से हम अनुवाद समझाएं, ठीक है। अनुवाद समझाने में नियम आगे पीछे भी हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगला नियम आपको बताते हैं कि जहाँ पे किसी के साथ जाने का यानी साथ साथ होने का अर्थ बताया जाता है, वहाँ पर हमारी प्रति व्यक्ति का दूसरा नियम होता है। दूसरा मान लो या कुछ भी मान लो, इसका उदाहरण है जैसे गोपाल पिताजी के साथ, पिताजी के साथ बाजार जाता है। गोपाल पिताजी के साथ बाजार जाता है, जहाँ पे गोपाल, गोपाल की लिखेंगे गोपाला, विसर्ग लगा देंगे गोपाला। अब पिताजी के साथ यानी कि सदरूप हमारा किसमें लगेगा, पिताजी में, यानी पिताजी के साथ जाने का अर्थ निकल रहा है ना। तो यहाँ पे बाजार जाने का कार्य जो हो रहा है वो पिता के द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पे पिता की जनक, ठीक है, यहाँ पे जनक लगाएंगे जनकेन, क्योंकि पिता हमारा एक वचन में है, जनकेन। साथ के लिए हम प्रयोग करेंगे शहर, जनकेन शहर। बाजार, बाजार को बोलते हैं आपणम, आपणम, ठीक है। जाता है, यहाँ पे धातु रूप हम गोपाल के अनुसार लगाएंगे, ना कि पिता और गोपाल दोनों के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार हम अपना धातु रूप लगाएंगे। गोपाल हमारा एक वचन है, तो जाना के लिए क्या आएगा गच्छति, गच्छति। अगला है जैसे सीता, राम के साथ, के साथ वन गई, सीता राम के साथ वन गई। अब ये बात देखिए, ये बात हमारा किसमें गई, यानी भूतकाल में, लट लंग लकार में, ठीक है। यहाँ सीता की लगाएंगे सीता। अब सीता का वन जाने का जो कार्य है राम के द्वारा पूरा किया जा रहा है, शब्दरूप हमारा आएगा राम में, रामेण, सीता रामेण। साथ के लिए सर, वन की वन ही लिखेंगे वनम, गई। सीता तो वैसे एक वचन है, लेकिन गई भूतकाल में है, यहाँ पे लगाएंगे आगच्छत्, आगच्छत्, ठीक है। इसके आगे देखिए, अगला वाक्य हमारा, मैं बालक के साथ घर जाता हूँ, मैं बालक के साथ घर जाता हूँ, घर जाता हूँ। यहाँ पे मैं के लिए एक निश्चित वर्ड बनाया गया है, ठीक है। जैसे डी के लिए सॉरी वह के लिए इंग्लिश में की लगाते हैं, आई के, मैं के लिए आई लगाते हैं, वैसे संस्कृत में मैं के लिए अहम, तुम के लिए त्वम, ठीक है। ये दो वाक्य होते हैं और इनके साथ धातु रूप हमेशा लगाते हैं, एम के साथ लगाते हैं आमी, ठीक है। धातु रूप के पीछे लगाते हैं आमी, जैसे गच्छ लिख देते हैं गच्छामि, एम के साथ लगाएंगे गच्छामि, त्वम के साथ गच्छसि, असी लगा देते हैं, ठीक है। एम बालकेन, बालकेन साथ ही सह, घर की वह, अब जाता हूँ, तो मैं के साथ जाता के लिए लगाएंगे गच्छामि, क्योंकि मैं, ये
नहीं जाते हो। तुम मोहन के साथ विद्यालय नहीं जाते हो क्या? तुम के लिए तुम। मोहन, मोहन में आएगा वहां शब्द रूप। यहाँ पे मोहने, मोहने सह विद्यालयम विद्यालयम नहीं की ना, ना गच्छसि। तो हम के साथ धातु रूप में हमेशा असी जोड़ देते हैं। जाना की गच्छ, ठीक है, और असी जोड़ दिया तो गच्छसि। तो मोहनेन से गच्छ विद्यालयम गच्छसि। ये था द्वितीय तृतीय व्यक्ति का दूसरा नियम। अगला नियम है हेतु के अर्थ में तृतीय व्यक्ति पाई जाती है। हेतु यहाँ पर जहाँ पे किसी के द्वारा स्वार्थ को सिद्ध किया जाए या किसी के द्वारा कार्य को पूर्ण किया जाए, वहाँ पे होता है तृतीय व्यक्ति का चौथा नियम। जैसे कि धन से सम्मान होता है, धन से सम्मान होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा धन सम्मान, ना तो हमारा कोई एक्स्ट्रा वर्ड है कि बताया जाए कि उसके द्वारा सम्मान किया जा रहा है या वो सम्मान कर रहा है। ये नहीं, सीधा बताया धन से सम्मान होता है। यहाँ धन में ही हम अपना शब्द लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि धन के द्वारा ही हमारा सम्मान का जो कार्य है वो धन के द्वारा ही पूर्ति हो रही है उसकी। तो धन में लगाएंगे धने सम्मानम, सम्मानम होता है कि भवति, धने सम्मानम भवति। अगला वाक्य हमारा परिश्रम बिना धन नहीं है। परिश्रम बिना धन नहीं है। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे हम? परिश्रम बिना धन नहीं है, यानी कि धन नहीं है, ये जो कार्य है वो परिश्रम के बिना है। तो इसमें परिश्रम में ही अपना शब्द लगाएंगे। परिश्रम को लिखेंगे श्रमेण, श्रम में लगा देंगे शब्द श्रमेण। बिना धन की धनम नहीं है, है के लिए हम लगाएंगे अस्थि और नहीं के लिए ना। जब ना और अस्थि को एक साथ जोड़ देंगे तो आ जाएगा नास्ति, ठीक है। इन्हें अलग अलग लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक साथ भी लगा दें नास्ति तो भी कोई दिक्कत नहीं है। श्रमेण बिना धनम नास्ति। इसके बाद अगला लिखिए अगला है वाक्य हमारा कलह में, कलह में सुख नहीं होता है। सुख नहीं होता है। तो यहाँ पे कलह में सुख नहीं होता है। शत्रु हमारा कलह में रहता है, क्योंकि सुख न होने का जो कार्य है वो कलह में ही पूरा हो रहा है। यहाँ पे कलह की लगाएंगे कलहे सुखम। अब नहीं होता है तो ना भवति, इसे अलग अलग लगाएंगे। अगर हमारा होता कि है लिखा होता तो नास्ति लगाए थे, लेकिन लिखा नहीं होता है तो कलहे सुखम ना भवति। अब यहाँ पे विद्या से धन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है।
3 नियम हो गए, बाकी के हम कल समझाएंगे।